हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे क्लास 10 की साइंस और आज हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 3 चल रहा है हमारा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें ताकि आपको पार्ट 3 समझ में आ सके। जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको जो पार्ट 3 वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि मैंने जो पार्ट 2 में जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया था वो बताया था चक्रित श्रेणी के बारे में, है ना। ये वाला टॉपिक था। ठीक है, और मैंने उसमें आपसे इस वीडियो क्लास में मैंने ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिक लेके आऊँगा कि इस जो चक्रित श्रेणी में धातुएं लिखी हैं इनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि चक्रित श्रेणी क्या होती हैं और इसमें जो श्रेणी में जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के नाम लिखिए उसी, है ना। तो आपको ये धातुएं कैसे याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन्हें याद करने का एक सबसे बढ़िया मैं आपके लिए एक तरीका लेकर आया हूँ जिस तरीके से आप इन धातुओं के नामों को चुटकियों में सिर्फ केवल 2 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले उस तरीके को हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पार्ट 3 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक मैंने ट्रिक बना रखी है। इसे हम बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिए, मैं आपके पेज पे ज़रा एक बार लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर हम। ठीक है, देखिए इसे पढ़े केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, यहाँ लिख लेते हैं माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे छा, CHAA। ठीक है, ऊपर और नीचे लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, यू। ऊपर और नीचे वाले जो है ना, सॉरी ये हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने छा, CHAA। तो ऊपर C और A के साथ, मतलब ऊपर और नीचे जो लिखे हैं मैंने इसके साथ तो लगा देंगे यू और बीच में दोनों साथ लगा देंगे जी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, इसे हम क्या पढ़ेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CUHGAU। ठीक है, या फिर वैसे याद रख लें, छा याद रख लें, CHAA, ऊपर नीचे यू लगा दें, बीच में जी लगा दें। ठीक है, तो भाई केदार से क्या बनेगा, केदार से के आ गया, के का मतलब हो गया पोटेशियम। ठीक है, यहाँ से नाथ से क्या आ गया, Na मतलब होता है सोडियम। Ca से क्या होता है भाई, कैल्शियम, है ना, ये तो साइन हुई है। Ma से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। आलू से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। जरा से क्या बन जाएगा, जिंक। फीके से क्या बन जाएगा, Fe मतलब आयरन। ये लिखा है पकाता, इससे क्या बन जाएगा, लेड, Pb। है से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। Cu तो क्या होता है भाई, कॉपर होता है, तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, Hg क्या होता है, ये होता है मरकरी। ठीक है, फिर पारा बोलते हैं जिसे हम आम भाषा में। ठीक है, Ag क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, Au का मतलब क्या हो गया, गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इस टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक में जो टेबल दे रखी है वो भी यही है और जो मैंने बनाई है वो भी यही है कि नहीं। देखिए सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है। देखिए आपके पास जो मैंने लिखा ये के से क्या लिखा ना, के का मतलब हो गया, के से आ गया पोटेशियम, Na से आ गया सोडियम, फिर क्या है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, Fe। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, याद क्या करना है, केदार, देखिए ये क्या याद करना है, केदारनाथ का माली। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपने, चा लिखना है, चा, CHAA। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले में यू लगा देना, बीच वाले के साथ क्या लगा देना है, जी लगा देना है। ठीक है, केदार से के से क्या बन जाएगा, के का मतलब हो गया पोटेशियम। Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Ma से मतलब माली से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। आलू से एल्युमिनियम, जरा से जिंक, फीके से Fe और पकाता से बन जाएगा लेड मतलब Pb। है से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे कहें तो मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, ये लाइन आपने याद रखनी है और लास्ट में क्या लगाना है, चा, CHAA।
ठीक है। लास्ट और फर्स्ट मतलब चार में ऊपर और नीचे वाले के साथ यू लगा देना है और एच और ए के साथ जी लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। के से के मतलब यहाँ से जो हमने लिखा ना केदार का के आ जाएगा का मतलब पोटेशियम, Na नाथ से Na आ जाएगा का मतलब सोडियम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बस आपको एक लाइन याद रखनी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, लास्ट में आएगा चा। सी और यू के सी और ऊपर और नीचे वाले के साथ यू लगा देंगे, बीच में जो दो वर्ड बचे हैं उनके साथ जी लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस सक्रियता श्रेणी को, जिसे इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आज हमने आगे पढ़ना है था। तो आज का जो टॉपिक है धातुएं एवं जो अधातुएं होती है वो कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। हमने पढ़ना है कि धातुएं या फिर जो धातु और जो अधातुएं, जो मेटल मतलब धातुएं और अधातु मतलब नॉन मेटल, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो कैसे होती वो समझना है हमको, ठीक है। तो आइए हम इसे पेज पे समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आशा करता हूँ आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ना है धातु और जो अधातुएं कैसे अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले आपको इसके बारे में मालूम है कोश क्या होते हैं। कोश आपने क्लास 9th की साइंस में पढ़े होंगे ना, KLMN कोश पढ़ रखे होंगे, है ना। अगर याद है आपको, अगर नहीं याद थोड़ा सा मैं आपको एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा दूँ। जब आप पीछे का कोशों के बारे में पता होगा, जब भी आप यहाँ पर जो धातु और जो अधातुओं की अभिक्रिया होगी उसको समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, ये हमने क्या बना दिया, एक बना दिया अणु, एटम जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ये जो अणु है, मतलब ये जो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, कुछ कोश होते हैं और उन कोशों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। अब आपने क्लास 9th में 4 कोश पढ़े थे, K, L, M और N। जो के कोश होता है, के वाले कोश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम वाले कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन वाले कोश में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, के कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल वाले के अंदर 8, एम वाले के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन जो कोश होगा उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोश का जो हम जैसे ये बनाया मैंने ना, ये बना दिया मैंने अणु, ठीक है। ये हो गया इसका नाभिक, न्यूक्लियस कहेंगे। अब इसके बाहरी जो मैं बना रहा हूँ रिंग से आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम कोश बोलते हैं। के कोश हो गया, ये एल कोश हो गया, ये एम कोश हो गया, इसे मान लो एन कोश हो गया, है ना। तो हर एक नाभिक के बाद 4 कोश बना दिया हमने, KLMN, ठीक है। पहला वाला जो कोश होगा उसे के बोलेंगे, उसके बाद वाले को एम, फिर उसके बाद वाले को एल, फिर एम, फिर एन बोलेंगे। तो पहला वाला कोश होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है, ठीक है। अगर आपको ये संयोजकता समझ में आ गई और ये कोश समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा धातुएं और जो अधातुएं होती है उनकी अभिक्रिया आपस में कैसे होती है, ठीक है। तो भाई संयोजकता का मतलब होता है जो वो भी आपके पास जो धातु दे रखी है उसका जो बाह्यतम कोश, जो सबसे बाहर वाला जो कोश है, उसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। चलो हाइड्रोजन भी छोड़ो, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ओ मतलब तो ऑक्सीजन, इसका सूत्र क्या मतलब इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। और जिस तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी इसका मतलब उसके पास उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिस तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी इसका मतलब उसके पास क्या होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसके पास, इसका मतलब इसके पास 8 क्या है, 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हम K, L, M और N शेल में इन्हें भाग करेंगे, ठीक है। तो K के अंदर भाई हमने क्या पढ़ा, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे भाई। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो K शेल के अंदर, K वाले कोश में चले जाएंगे। कितने बचे, 6। तो L में अब हमारे पास बचे कितने, 6 हैं, तो इसमें कितना आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पर होने कितने चाहिए, यहाँ पर 8 होने चाहिए। अगर बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या दिया जाएगा, इसका जो कोश है वो एकदम भरा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अभी 6 हैं और आने कितने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो इसको हम ये बोलेंगे जो ऑक्सीजन की जो संयोजकता कितनी है, फिर वो 2 है, क्योंकि इसे अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
आगे बात समझ में। यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब होने कितने चाहिए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 6 हैं, मतलब 2 की कमी है। तो ये कहेंगे ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोश है वो अभी पूरा नहीं है, उसे अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए जो ऑक्सीजन है इसकी जो संयोजकता कितनी है, ये 2 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो संख्या है वो कुछ और आ जाए, जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की जो परमाणु संख्या कितनी, 6 है। ठीक है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरे वाले में कितना जाएंगे भाई, 6 में से 2 चले तो क्या बचे, 4। मतलब अब यहाँ पर क्या चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब कि कार्बन को अपना कोश पूरा करने में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब 4 इसकी क्या जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, अगर बाहर वाले कोश में जो परमाणुओं की संख्या आती है, अगर वो बाहर वाले कोश में बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है, अगर वो 4 से कम आती है, कितनी आती है, 4 से कम आती है, तब वो जो अणु होगा वो क्या करेगा, जितने उसके बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको त्याग देगा, तो उसकी वही संयोजकता हो जाएगी। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं लिथियम की। ठीक है, लिथियम के बारे में देखें तो लिथियम की जो परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। भाई 3 में से 2 चले गए तो कितने बचा, 1 बचा। अब यहाँ देखिए बाहर वाले कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब इसकी संख्या क्या है, 4 से कम है। ठीक है, तो वही बात बता रहा था मैं, अगर कोई भी जो अणु है, अगर उसके बाहर वाले कोश में जो परमाणुओं की संख्या अगर वो 4 से कम आती है, तो जितनी कम आती है वो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या करेगा, जो लिथियम क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता क्या कहलाएगी, वो 1 कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो संख्या होती है वो मान लो 4 से ज़्यादा होती, 5 होती, क्योंकि तो इसकी जो संयोजकता क्या जाती है, वो 8 में से उसको माइनस करके निकालते, कितनी आती है, फिर 3 आती है संयोजकता इसकी। आगे बात समझ में, मतलब बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि किस पदार्थ की या किस तत्व की कितनी संयोजकता है। अगर उसकी जो बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है, अगर वो 4 से कम आती है तो जितनी कम आती है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आती है तो उसे अगर देंगे 8 में से माइनस करके बताएंगे कि ऐसे यहाँ पर इसकी इतनी संयोजकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए क्या होता है, अगर 4 से कम आती तो क्या करेगा, जो धातु होगी, मतलब जो भी तत्व होगा वो क्या करेगा, वो उतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर जो धातु और जो अधातु होते हैं इनकी अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम। सोडियम क्या पहले बताइए, धातु है या फिर अधातु है, तो हमें पता सोडियम क्या एक प्रकार की धातु है, मेटल है। ठीक है, फिर इसके लिखिए इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 11। ठीक है, अब देखेंगे कि जो जब इसकी परमाणु संख्या 11 है तो देखेंगे इसके K शेल को हम देखेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया किसी भी धातु की जितनी परमाणु संख्या की, मतलब किसी भी तत्व का जितनी परमाणु संख्या होगी, इसका मतलब उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको हम क्या करेंगे, K शेल में इन्हें बांटेंगे, KL M और N। तो 11 में से 2 चले गए K में, तो कितने बचे, 9 बचे। 9 में से L में कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, बता रखा मैंने, तो 8 यहाँ आ गए। तो M में कितने आ गया, 1। अभी सबको जोड़ कर देख लो, क्या 8 2 10 11, मतलब हमने यहाँ पे सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो परमाणु मतलब M के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 1 आई है, कितनी है, 4 से कम है कि ज़्यादा है, 4 से कम है, तो इसका मतलब क्या करेगा, इसकी जो संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, आगे बात समझिए, इसके पास फालतू है ये, तो ये क्या करेगा, जो सोडियम क्या करेगा, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, छोड़ देगा, मतलब किसी और को दे देगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक ले ली हमने अधातु क्लोरीन। यहाँ ना सोडियम लिया, इधर ले ली हमने क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक प्रकार की अधातु है। ठीक है, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है 17, और जिसकी जितनी परमाणु संख्या है, इसका मतलब उसके पास उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो क्लोरीन में भी हम ऐसे बनाएंगे चल, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, 2। 17 में से 2 जाएंगे, कितने बचे, 15 बचेंगे। तो L में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7। तो M में कितने आ गए, 7। ठीक है, पर होने कितने चाहिए, अष्टक का नियम एक बता दूँ मैं आपको, अष्टक का नियम क्या है, अष्टक का सिद्धांत या फिर अष्टक का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि K वाले
के वाले शेल को छोड़कर, के वाला जो कोश है इसे छोड़कर बाकी सभी कोशों में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं तो हम ये मान लेंगे इनका जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, अष्टक का सिद्धांत बोले या फिर अष्टक का नियम, इसमें ये बताया गया था कि के वाले कोश को छोड़कर बाकी सभी कोशों में या सेल्स में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं तो हम इनके कोशों को पूरा भरा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, पर आने कितने चाहिए, 8, मतलब है ना जो अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर होने तो 8 चाहिए, पर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन क्या करेगा, वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने इस कोश को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब देखें अब यहाँ से ध्यान से, सोडियम तो क्या भाई धातु है, क्लोरीन क्या है, ये है अधातु। तो सोडियम और क्लोरीन की जब आपस में अभिक्रिया होगी, मतलब ये धातु और जब अधातु की आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो हम लिख देंगे Na, मतलब हो गया सोडियम। अब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं तो हम इसके ऊपर उतनी ही यहाँ पे डॉट बना लेंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू, हमने यहाँ पे एक डॉट बना ली, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या करेंगे, लास्ट वाले कोश में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर उतने ही क्या बना लेंगे, क्रॉस का साइन, 2 4 2 6 और एक क्रॉस और बना लिया 7। ठीक है, क्या करा हम सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सोडियम, सोडियम के पास लास्ट वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने हमने यहाँ पे डॉट बना लिया, एक है तो एक बना लिया। फिर यहाँ लिखा हमने प्लस में लगाया क्लोरीन, क्लोरीन में देखेंगे सबसे लास्ट वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो हमने 7 यहाँ पर क्या लगा लिया, क्रॉस का साइन। अब ये जो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, क्या करेगा, इसको दे देगा, ये क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ से साइन लगाएंगे, इधर आ गया यहाँ पर इस तरीके से। आई बात समझ में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सोडियम से चल के किसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जो धातु या फिर जो तत्व इलेक्ट्रॉन को देगा उसके ऊपर साइन लगा देंगे प्लस का। अब यहाँ पे कह रहा है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसलिए पर एक यहाँ पे +1 लगा दिया, 1 लिखो ना मत लिखो। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे +2 लगाते हैं। ठीक है, जो धातु या जो तत्व इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर साइन लगाएंगे प्लस का, और जो लेगा, कौन ले रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन ले रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन बनाएंगे और यहाँ पे साइन लिख देंगे, इसे सारे बना देंगे, 4 6 और ये 8। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा हमने, सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर साइन आ गया प्लस का, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर साइन आ जाएगा इसका माइनस का, ये आ जाएगा माइनस, को ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरीके से, इस पर आ गया साइन माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब धातु की जब आधातु के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना, सोडियम से, मतलब धातु से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होके आधातु के पास जाते हैं। ठीक है, जब ठीक, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जब धातु और अधातुओं की अभिक्रिया होती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातुओं से ट्रांसफ़र होके अधातुओं के पास जाते हैं, और इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिर उसे हम बोलते हैं आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसे ये बना ना NaCl, इसे बोलेंगे क्या, आयोनिक यौगिक बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे, या फिर बोलेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया, अभी इसके बहुत सारे आपके बुक में 2 एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन फालतू था, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, मैं आपको ये वाला एग्जांपल एक बार फिर से समझा दूँ ताकि आपका जो डाउट है ना मन में कि कैसे क्या हुआ वो दूर हो जाए अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। देखिए भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन सबसे पहले तो ये लिखा हुआ आएगा कि पहले तो आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाएगी कि बताइए कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं या फिर ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक, और फिर ये कहा जाएगा इसका एक एग्जाम्पल देके समझाइए। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, पहले तो मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ, कहाँ लिखी हुई देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र, लिखा है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब ये बनते कैसे हैं उसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ फिर से। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक धातु होनी चाहिए, तो हमने सोडियम ले लिया, धातु है। एक क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए आपके पास आधातु, एक ले लिया हमने क्लोरीन। तो सोडियम का फिर लिखेंगे, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। तो मैंने आपको ये बता रखा, जिस तत्व की जितनी परमाणु संख्या है, इसका मतलब उसके पास उतने ही क्या होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इन जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनको हम कोशों में बांटने का काम करेंगे। तो 4 कोश होते हैं, K, L, M और N। K के अंदर आते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, यहाँ लेते हो।
एल के अंदर 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं और एन के अंदर 32 आ सकते हैं, इतने इतने आ सकते हैं। लेकिन एक अष्टक का नियम होता है, उस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, उस नियम के अनुसार के वाले कोश को छोड़कर बाकी सभी अगर कोशों में एल एम एन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं तो भी इन कोशों को भरा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, आगे समझा के एल एम और एन। तो भाई 11 में से के में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, दो हमने यहाँ लिख लिए, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। अब 9 में से एल में आ कितने सकते हैं, 8, तो 8 आ गए। अब कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो यहाँ लिख लिया हमने। तो क्या देख रहे हैं, सोडियम का जो आखिरी वाला जो कोश है जिसका नाम है एम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो संख्या क्या है, 4 से कम है ज़्यादा, अगर संख्या 4 से कम है तो इसका मतलब क्या है, ये जो धातु, ये जो तत्व क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ये किसी और को दे देगा। ठीक, अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या 17, इसका मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। 17 में से 2 चलेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15। 15 में से एल में कितने आ सकते हैं, 8 ही तो आ सकते हैं। तो 8 यहाँ आ गए, कितने बचे अब 7 इसमें आ गए एम में। पर आने कितने चाहिए, यहाँ पर 8 आने चाहिए ना, है ना। नियम अगर अष्टक के सिद्धांत देखें तो उस हिसाब से तो यहाँ पर 8 होंगे, तो हम ये बोलेंगे इसका कोश भरा हुआ है। और जो इसका कोश भरा नहीं है, उसके यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही कम ही है। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन क्या करेगा, वो किसी और से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने एम कोश को वो पूरी तरीके से फिर भर लेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें होंगी कैसे, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे Na सोडियम। तो क्या करेंगे, सोडियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन फालतू, यहाँ पर कितना 1 है, तो उतनी यहाँ पर क्या बना लेंगे, डॉट का साइन बना लेंगे। अगर 1 फालतू तो 1 डॉट बनेगा, अगर 2 फालतू होते तो 2 डॉट बना लेते। फिर इसकी अभिक्रिया, जो सोडियम की अभिक्रिया हो रही है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ लिख लिया हमने क्लोरीन। अब क्लोरीन के आखिरी वाले कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने क्रॉस यहाँ पे साइन उतने क्रॉस के साइन बनाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन बना लेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 साइन बना लेंगे, 2 4 2 6 1 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है डॉट वाला जो सोडियम के पास, ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि इसके पास फालतू है 1, तो इसके पास 1 ही कम नहीं, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरीके से। ठीक है, दे दिया। अब जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर तो साइन आएगा इसका प्लस का, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर उतने ही नंबर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर +1 लिख दिया हमने। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ लिखते +2 लिख देते। ठीक है, फिर क्लोरीन क्या कर रहा है, फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्लोरीन। इस पूरे को हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट, यहाँ पे साइन लगा देना माइनस का। फिर क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर साइन आएगा माइनस का, और वो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर उतने ही नंबर भी लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ लेगा -1 हो गया ये। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो यहाँ लिख देते -2 लिख देते, अगर 3 लेता तो लिख देते -3। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धातुओं से अधातुओं पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से या फिर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने पर बनते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में ये आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल और लेते हैं, तो मैंने वही एग्जांपल बताया था फिर से आपको। अब आपकी बुक में एग्जांपल और दे रखा है मैग्नीशियम का, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम। ये क्या है, धातु है। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया फिर से हमने क्लोरीन। ये क्या है, ये है अधातु। देखें तो यहाँ देखें मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है भैया। क्लोरीन की कितनी होती है, 17। ठीक है, तो लिखेंगे K, L, M और N। तो भाई 12 में से K में कितना 2 आ सकते हैं, 2 लिख लिए। 12 में से 2 चले कितने 10 बचे, 10 में से L में कितना सकते हैं 8, 8 यहाँ लिख लिए। फिर कितने बचे 2 यहाँ बना लिए। मतलब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, त्याग कर देगा इनका। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में कितना आ जाएंगे 2, L में कितना आ जाएंगे 8, M में कितना आ जाएंगे 7 आएंगे। ठीक है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या खड़ी हो रही है कि क्लोरीन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई, उसको तो एक ही चाहिए, उससे फालतू तो नहीं चाहिए, क्योंकि 7 की जगह 8 करने हैं इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर इसके पास कितने फालतू हैं, 2 फालतू। इसका मतलब क्या है भाई, 1 इसके पास और भी फालतू जा रहा है। तो क्या करेगा ये भाई, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो फालतू बच रहा है वो फिर वो इससे किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 ले सकता है। ये वाला क्लोरीन तो सिर्फ इससे 1 ले सकता है, पर इसके पास तो 2 फालतू हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बच रहा है वो किसी और को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो हमने यहाँ पर 2 डॉट बना लिए, चाहे ऊपर बना लीजिए चाहे यहाँ रहता है कहीं भी बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब 1 क्लोरीन यहाँ लगा लिया हमने, इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 हमने बना लिए इस तरीके से डॉट, मतलब 7 हमने क्रॉस बना लिए।
ठीक। अब देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा इस तरीके से, ये फिर भी एक बच रहा है, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच रहा है, तो फालतू ना। इसका मतलब क्या, ये जो मैग्नीशियम है वो एक क्लोरीन के साथ नहीं, फिर वो दो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। आगे बात समझो कि एक के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपना एक के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ उसका, लेकिन यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास फालतू, मतलब एक तो फिर भी बच रहा है। इसलिए क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम है ये दूसरे क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया करेगा, मतलब एक क्लोरीन यहाँ पर और बनेगी, फिर 2 4 2 6 1 7, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये दे देगा इसको, अब यहाँ बना लीजिए, है ना, एक यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में। यहाँ पे हमने दूसरा क्लोरीन क्यों बनाया, क्योंकि एक मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फालतू बचा ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो इसलिए क्या करेगा, जो मैग्नीशियम है वो एक क्लोरीन के साथ नहीं, फिर वो 2 बार क्लोरीन, मतलब 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसकी अभिक्रिया क्या बनी, यहाँ लिखेंगे मैम जी। अब क्या देखें, अब क्या देख रहे हो, जो मैग्नीशियम क्या कर रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैंने क्या बताया, जितने जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर साइन क्या आएगा, प्लस का। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, तो 2 प्लस कर दिया हमने। अब क्लोरीन क्या कर रही है, क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, पर मतलब यहाँ पर क्लोरीन के दो परमाणु है, एक परमाणु ऊपर एक नीचे है। ठीक है, तो एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो पहले इसको एक वाले को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये डॉट क्लोरीन लिख देंगे, 2 4 2 6 और ये 8। ठीक है, ये अभी अगर एक जो क्लोरीनम क्या कर रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब हमने यहाँ पर साइन लगा दिया -1, पर यहाँ पर है कितने, पर यहाँ पर कुल क्लोरीन कितने, 2, इसलिए हम नीचे लगा दिया 2। आगे बात समझ में। क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तुमने ये बना दिया, पर यहाँ पर आपके पास जो क्लोरीन कितनी बनी है, 2 बनी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, आयोनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। जब एक धातु और एक अधातु आपस में दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातुओं से ट्रांसफर होकर अधातु पे पहुँच जाते हैं, इससे क्या बनते हैं, आयोनिक यौगिक बोलते हैं, या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आयोनिक यौगिक के गुणधर्म, ये है इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, मतलब अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि आयोनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। पहला है भौतिक प्रकृति, मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं देखने में कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्य तौर पर भंगुर होते हैं तो दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। देखिए बात, आप खुद देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल दिया था हमने ऊपर, ये क्या है, Na कैसा है, प्लस का, और क्लोरीन कैसा, माइनस का। भाई Na के ऊपर कैसा साइन है, प्लस का, क्लोरीन कैसा, माइनस का, एक प्लस एक माइनस, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। एक तो प्लस में एक माइनस में है ना, तो इनके तो क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, मतलब एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़ कर रखेंगे, इनका भी इसका जो आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जब आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होगा इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ठोस होंगे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर होंगे, मतलब इनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जब इनको बहुत अधिक दबाव डालेगा तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और फिर आता है गलनांक और क्वथनांक। अब भाई देखिए, जो कोई चीज़ जब ठोस होती है तो उसका जो तापमान होता है, मतलब जो कोई चीज़ ठोस होगी तो उसको पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोहे को जब मेल्ट किया जाता है, लोहे को जब भट्टी में गर्म किया जाता है तो वो अधिक तापमान पर क्या होता है, लोहा मेल्ट होता है ना। तो उसका जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ ठोस है उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, और जब कोई चीज़ द्रव अवस्था में होती है तो उसको गर्म करने के लिए क्या बहुत कम तापमान चाहिए होता है ना। तो वही बात यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका जो गलनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वो काफ़ी अधिक होता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठोस होते हैं, और मतलब इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, मतलब सोडियम और जो क्लोरीन, जैसे मैंने बताया, एक के ऊपर साइन प्लस का, एक के ऊपर साइन माइनस का, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है। तो उस बल को कम करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और जो क्वथनांक है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में। ठीक, थर्ड पॉइंट में घुलनशीलता। जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं सामान्य रूप से जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। मतलब जो वैद्युत संयोजक हैं ये जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सब में ये आसानी से नहीं घुलते या फिर ये घुलते ही नहीं है। ठीक है,
फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयोनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, मतलब जब आयनिक यौगिक को जब जल में घोलते हैं जब तो उसके अंदर क्या होते हैं आयनिक आयन होते हैं, उसके कारण क्या होता है उसमें से धारा करंट आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है मैंने बताया जो जब हम वैद्युत संयोजक यौगिक को जब जल में घोल लेते हैं तब तो इनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ठोस अवस्था वाले जो ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस रूप में होते हैं, उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आयन मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा जो पार्ट 3 था यह हमारा आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर जो बताया जो चीज़ें मतलब कि यहाँ पर आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं वो आप एक बार फिर से वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज़ वीडियो मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को अगले नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।